हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप सभी लोगों का इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर की तरफ से क्लास 9th के मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपने सबसे पहले चैप्टर नंबर सिस्टम के कुछ नोट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये नोट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमारे आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल से कुछ चुने हुए क्वेश्चंस हैं। हम लोग उसके सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे नहीं उठाए हैं। हमने इन एक्सरसाइजेज में आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना के लिए आपको दिए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें से हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताऊंगा। इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमको रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आपको कुछ रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में दिए हुए हैं और आप सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके उसको आप डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हमको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है इन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को। क्वेश्चन नंबर 1, 2, यहाँ तक कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक आप ही लोगों को सॉल्व करना है। मैं बस उसको हिंट करूंगा। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप उसको उन डाउट्स को रेज कर सकते हैं और हम लोग अगला लेक्चर उन डाउट्स के ऊपर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, इसमें दो नंबर दिए हुए हैं -2/5 और -1/5 और आपको इन दो नंबर्स के बीच में तीन रैशनल नंबर्स को बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर आपको 0 और 0.1 के बीच में दो रैशनल नंबर्स को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 2.1 और 2.2 के बीच में आपको 16 रैशनल नंबर्स बताने हैं। 3, 4, 5 क्वेश्चंस को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप जितने नंबर्स आप ढूंढना चाह रहे हैं, सपोज 3 नंबर्स आप ढूंढना चाह रहे हैं, तो दिए गए दोनों p बाई क्यू में आप 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बीच के सारे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में 0 और 0.1 के बीच में आपको नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। क्योंकि रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो आप 0 और 0.1 के बीच में कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दिखा दीजिए तो आपको वो रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप वही काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको 7 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको इन 7 स्टेटमेंट्स में से बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दोनों ही कुछ इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग खुद परफॉर्म करेंगे। यानी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 to 7 एक्चुअली आप लोग खुद परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको करके यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको √7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको इरेशनल नंबर दिया हो, आप उसको पाइथागोरस थ्योरम के कंसेप्ट पे सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली आपको दो तरह के इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाएगा। एक ऐसा इरेशनल नंबर जो एक्चुअली रूट के अंदर आपको एक इंटीजर दिया हो, बेसिकली वो पॉजिटिव ही होगा, उसको आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। और जो दूसरे तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें रूट के अंदर आपको एक रियल नंबर या एक डेसिमल नंबर दिया जाता है, उसको हम लोग ज्योमेट्रिकली सॉल्व करते हैं। तो √7 को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम लोग एक पाइथागोरस थ्योरम में जानते हैं h² = p² + b², हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट। ओके, सो अगर √7 को हमको रिप्रेजेंट करना है, सो √7 को आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 + 3 √4 + 3 के फॉर्म में, √6 + 1 के फॉर्म में, √5 + 2 के फॉर्म में। सो इसके कई अलग अलग फॉर्म्स हैं, आप उनमें से किसी को भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, सपोज अगर हम लोग 4 + 3 लेते हैं, राइट, सो 4 + 3, तो आपको p² और b² के फॉर्म में लिखना है। तो आप 4 और 3 को भी p² और b² यानी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। 4 तो हम जानते हैं 2 का स्क्वायर होता है, मगर 3 एक्चुअली √3 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 3 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो √3 का स्क्वायर के रूप में हम 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब तक आपके पास ये दोनों ही रैशनल नंबर नहीं आते, आप डायरेक्टली उसको सॉल्व नहीं कर सकते,
डायरेक्टली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं जहाँ पे परपेंडिकुलर 2 हो और बेस √3, या परपेंडिकुलर √3 हो और बेस 2, तो जो हाइपोटेन्यूज बनेगा, राइट, तो जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो बनेगा 4 + 3 का रूट यानी √7। तो इसी प्रिंसिपल पे हम लोग लेकर के इस √7 को रिप्रेजेंट करेंगे। मगर अब प्रॉब्लम की बात यह है, या यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम √3 को कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि √3 खुद एक इरेशनल नंबर है। सो अगर हम √3 को सॉल्व करने जाएं तो √3 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट, क्योंकि √2 का स्क्वायर होता है 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये बन जाएगा √3। अगेन आप देखें तो आपको परपेंडिकुलर और बेस में एक और इरेशनल नंबर मिला, तो आप √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट। और फाइनली आपके पास दोनों रैशनल नंबर आ गए परपेंडिकुलर और बेस में। तो यानी कि √7 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जब आपके पास √2 हो जाएगा, √2 आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, तो फिर आप √3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब आपके पास √3 आ जाएगा तो आप √7 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 स्टेप में इसको करेंगे। नंबर लाइन पर आप सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 यूनिट का बेस और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंगे। मैं यहाँ पे यूनिट नहीं बता रहा कि वो सेंटीमीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है, क्योंकि हमको सिर्फ √7 को रिप्रेजेंट करना है, √7 सेंटीमीटर को या √7 मिलीमीटर को नहीं। तो यूनिट यहाँ पे मायने नहीं रखता। तो आप यहाँ पर आप 1 यूनिट मान लीजिए आपने बेस ले लिया, उस पर 1 यूनिट आपने परपेंडिकुलर ले लिया, ये आप ड्रॉ करेंगे मेजर करके, बगैर मेजरमेंट के आप नहीं करेंगे इसको। सो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। डेफिनेटली इस केस में जो हाइपोटेन्यूज बनेगा ये बनेगा आपका √2। अब आप इस लेंथ को कंपास से इस रेडियस को लेकर के आप अगर नंबर लाइन पे कहीं ड्रॉ करें तो वहां से वहां तक, सपोज इसको आपने लेकर के ड्रॉ किया जहां पे कहीं आया, सो ये जो लेंथ है 0 से लेकर, ये लेंथ √2 की लेंथ है, या फिर ये पॉइंट √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है इस नंबर लाइन पर। ओके, बट हमको तो √2 ड्रॉ नहीं करना, हमको √7 करना है। और √7 ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला स्टेप था √2 को रिप्रेजेंट करना, जो हमने कर लिया, यानी ये स्टेप हमारा एक्चुअली हो गया और हमने √2 को रिप्रेजेंट कर लिया। अब अगर हम √2 बेस लेकर उस पर 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लें तो हमारा √3 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो √2 बेस हमारे पास है, इस पर 1 यूनिट लेंथ लिया, और ये जो आपने ड्रॉ किया ये बन गया आपका √3। सो आपने इसको भी रिप्रेजेंट कर लिया और √3 आपके पास आ चुका है। अब √3 बेस पर अगर 2 यूनिट का परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं तो जो आपके पास लेंथ आती है वो आती है √7। सो जब भी आपके पास इस तरह के इरेशनल नंबर्स हो तो आप उसको पाइथागोरस थ्योरम लगाकर परपेंडिकुलर और बेस में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, आप तब तक उसको परपेंडिकुलर और बेस में रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे जब तक आपके पास दिए गए दोनों परपेंडिकुलर और बेस दोनों रैशनल ना आ जाए। जैसे ही आपके पास दोनों रैशनल आ जाते हैं उसके बाद आप इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमको करना है वो हमारे एक्सरसाइज ए का 9th क्वेश्चन है, जिसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट कह रहा है 5√7 को आप प्रूव कीजिए कि वो एक इरेशनल नंबर है, एक रीजन देते हुए। दूसरे में बताना है 2/√5 प्रूव कीजिए कि वो एक इरेशनल नंबर है, रीजन देते हुए। और तीसरे में बताना है 4 + √5 प्रूव कीजिए कि वो एक इरेशनल नंबर है, रीजन देते हुए। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस आपको 10th में भी आएंगे, और 10th में आपको इसको प्रूव करते वक्त पूरा एक कह सकते हो एक कंप्लीट एल्जेब्रिकली प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसको हम लोग 10th में ही देखेंगे। 9th क्लास में जब आप इसे प्रूव करना है तो आपको बस बताना है, आपको सिर्फ रीजन देना है कि वो इरेशनल क्यों है। इसके लिए आपने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे कि अगर एक रैशनल नंबर को एक इरेशनल नंबर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट हमेशा एक इरैशनल नंबर होता है। दूसरा, किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर के साथ अगर इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो भी आने वाला नंबर एक इरैशनल नंबर होता है। और तीसरा, अगर दो इरैशनल नंबर को, ध्यान सुनिएगा, दो इरैशनल नंबर को आपस में ऑपरेट किया जाता है तो आने वाला नंबर रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती।
तो चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, अगर दिए गए दोनों नंबर इरेशनल हैं और उनमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो रहा है, तो रिजल्ट हमारा रैशनल होगा या इरेशनल, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो खैर हम लोग यहाँ पर इसको प्रूव करते वक्त उन्हीं प्रिंसिपल्स का सहारा लेंगे। तो चलिए नाइन्थ क्वेश्चन का सी पार्ट मैं आपको कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, और नाइन्थ क्वेश्चन का ए और बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे। आप देख सकते हैं नाइन्थ क्वेश्चन के सी पार्ट में 4+√5 को प्रूव करना है कि 4+√5 एक इरेशनल है, या बताना है कि इरेशनल है किस वजह से। सो इसके सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, सिंस 4 इज अ रैशनल नंबर and √5 is an irrational number, and we know that, हमें पता है that sum of rational and irrational number gives us irrational number। सो हमने लिखा कि हम जानते हैं 4 रैशनल है, √5 इरेशनल है, और हम ये भी जानते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होता है। इसीलिए therefore 4+√5 is an irrational number। तो इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में, नाइन्थ क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये रीजन बताना है कि वो इरेशनल क्यों है, और उस रीजन की मदद से आप ऐसे कर सकते हो, इन रीजंस की मदद से आपको प्रूव करना है कि दिया गया नंबर एक इरेशनल नंबर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को करना है हमारी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको 3 रैशनल नंबर बताने हैं √3 और √5 के बीच में। ठीक है, √3 और √5 के बीच में 3 रैशनल नंबर बताने हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। √3 को हम जान रहे हैं वो एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, तो खैर आप √3 की वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कीजिए, 1.73 समथिंग आएगा। उसी तरह से √5 की वैल्यू आप रिप्रेजेंट कीजिए डेसिमल में, और आप उन दोनों के, मतलब √3 से बड़ा, √3 के डेसिमल वैल्यू से बड़ा और √5 के डेसिमल वैल्यू से छोटा 3 ऐसे नंबर बताइए जो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हो। डेफिनेटली वो तीनों रैशनल नंबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, वो वैल्यू जो भी आप लिख रहे हो, वो 3 नंबर जो भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो √3 से बड़ा हो और √5 से छोटा हो। उसी तरीके से √3 और √5 के बीच में आपको 3 इरैशनल नंबर बताने हैं। यानी शुरुआत में तो आप पता करेंगे √3 और √5 के बीच में, या √3 और √5 की वैल्यू क्या है डेसिमल में, और फिर उनके बीच में 3 नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में एक्चुअली आपको परफॉर्म करना है एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, सॉरी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो आपको दो टर्म्स पहले से दिए हुए हैं, जैसे 2√2, 5√3, 7√5, जिसमें प्लस और माइनस हो रहा है, और दूसरा है 3√3 -√2 प्लस √5। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे, इनको जब आप ऐड करोगे, तो आप √2 वाले टर्म को, यानी 2√2 को आप दूसरे नंबर के √2 वाले टर्म के साथ ऑपरेट करोगे, 5√3 को 3√3 के साथ ऑपरेट करोगे, और 7√5 को √5 के साथ ऑपरेट करोगे। गलती इसमें आमतौर पे सिर्फ साइन की होती है, ज़्यादा बड़ी गलती बच्चे कमिट नहीं करते इसके अंदर, तो आप साइन का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो 12 क्वेश्चन आपको खुद करना है। 13th क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है, जैसे कि 6√15 और 4√3 में। आप लोगों ने एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पढ़ा था कि 6√15 में आप √15 को 4√3 के √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 6√15 के 6 को 4√3 के 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जो टर्म आपके पास है उसके रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट के साथ और इरैशनल पार्ट को इरैशनल पार्ट के साथ करेंगे। सेम बाकी के दिए गए दो क्वेश्चंस में भी आप करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज का और ध्यान रखिएगा, रूट के अंदर जो टर्म दिए गए हैं क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। जैसे कि अगर मैं √10 की जगह √100 देता तो मैं उसको डायरेक्टली 10 लिख सकता हूँ, राइट, बिकॉज 10 10 10 100, राइट,
10 स्क्वायर इज 100, सो 100 का रूट 10 ही होगा। तो अगर आपके पास दिए गए रूट में एक परफेक्ट स्क्वायर है तो आप रूट को पहले हटाएंगे और फिर उसको परफॉर्म करेंगे। और याद रहेगा आपको हमेशा कि जो रैशनल पार्ट है वो रैशनल पार्ट के साथ ऑपरेट होगा और इरैशनल पार्ट है इरैशनल पार्ट के साथ ऑपरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 14 का दो में से एक पार्ट आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अलावा क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके समझने के लिए एक बार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको √3 और √5 के बीच में रैशनल नंबर ढूंढने हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था √3 की वैल्यू आप रिप्रेजेंट करेंगे जो कि होती है 1.7320 एंड ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है, मैंने डॉट डॉट लगाया है नॉन टर्मिनेटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। उसी तरह से अगर आप √5 की वैल्यू पता करेंगे तो वो आएगा कुछ 2.236067 और इसी तरह से ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है बिकॉज दोनों ही इरेशनल है। सो इनके बीच के तीन रैशनल नंबर आप कैसे कर सकते हैं। जैसे 1.7 √3 की वैल्यू है 1.7 समथिंग, √5 की वैल्यू 2.2 समथिंग, तो मैं 1.7 समथिंग से बड़ा और 2.2 समथिंग से छोटा वैल्यू उठाऊंगा और कोशिश करूंगा कि वो रिपीटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं therefore 3 रैशनल नंबर between √3 and √5 are 1.80 80 80 एंड यू कैन सी आप एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल लिख रहे हैं 1.90 90 90। आप 8283 कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं 9 पे ही जाओ, जैसे कि 1.91 91 91, राइट। सो ये तीन आपके रैशनल नंबर मिल गए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसलिए वो रैशनल है। तो तीन आपको रैशनल नंबर मिल गए √3 और √5 के बीच में। इसी तरह से तीन इरैशनल नंबर भी आप बता सकते हो दोनों के बीच में। याद रहे इरैशनल नंबर जब ढूंढना हो तो हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जो अगला क्वेश्चन हम लोग को परफॉर्म करना है क्वेश्चन नंबर 14, चलिए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में 16√2 को 4√2 से आपको डिवाइड करना है। मैं इसके दोनों क्वेश्चंस आपके सामने कर दे रहा हूँ, डोंट यू वरी, क्योंकि ये बहुत इजी है और आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर आपने इजी वाला उठा लिया और टफ वाला हमारे लिए छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने कोई ये सोच के नहीं उठाया था, मैं सोचा था कोई एक ही करूँगा, बट चलिए दोनों परफॉर्म करते हैं। तो 16√2 को 4√2 से आपको डिवाइड करना है। अगेन वही कंसेप्ट लेकर चलेंगे, रैशनल पार्ट के साथ ऑपरेट होगा, इरैशनल पार्ट के साथ। सो √2 1 जा √2, ओके, सो यहाँ से कट कर आया 1 and 4 4 is 16, so that makes it 4 into 1 and that's it, that is 4 itself. So 16√2 को अगर आप 4√2 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आता है 4, ओके। इसको आप चेक भी कर सकते हो कैसे, इसमें 4√2 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16√2 आना चाहिए। तो 4√2 इंटू 4 रैशनल के साथ ऑपरेट होगा, 4 4 is 16√2, तो हमारा आंसर करेक्ट है। जो दूसरा हमको सॉल्व करना है वो 18√21, जो इसका सेकंड पार्ट है वो है 18√21 डिवाइडेड बाय 6√7। तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं, राइट। अब यहाँ मैंने इसलिए इसको उठाया क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें एक छोटी सी गलती करते हैं। सपोज मैं 6√7 लिख रहा हूँ, ऑफकोर्स 6 3 जा 18, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर आप √21 को अगर √7 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कई लोग बच्चे करते हैं √7 इंटू 3 इज इक्वल्स टू √21, जो कि गलत है। क्योंकि अगर आप √7 को 3 से ऑपरेट करते हो, सपोज √7 इंटू 3, तो इसका आंसर आता है 3√7, इट्स नॉट √21। √21 कम होगा जब आप √7 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो √21 को अगर √7 से हम डिवाइड करें तो आएगा √3 और हमारा आंसर आएगा 3√3, ओके। सो ये डिवीजन के ऊपर ऑपरेशन था। मैंने सेकंड क्वेश्चन इसलिए उठाया क्योंकि कई बार बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं या जल्दीबाजी में करने में छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं।
प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमेशा चेक ज़रूर कीजिएगा कि जो आपने डिवाइड किया है क्या मल्टीप्लाई करने पर वापस मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, यानी डिवाइजर में अगर मैं क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या मुझे डिविडेंड मिल रहा है या नहीं। ठीक है, अदरवाइज आप बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करेंगे और उसमें आप एक एक दो दो नंबर गवाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारे एक्सरसाइज ए का वो लास्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 15। उसमें हमको अंडर रूट 3.2 को ज्योमेट्रिकली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसे रैशनल नंबर भी आते हैं जिसमें रूट के अंदर आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं, डायरेक्टली आपको इंटीजर फॉर्म, पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म्स नहीं मिलते। सो ऐसे केसेस में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली इसको सॉल्व किया जाता है। और चलिए देखते हैं कि कैसे ज्योमेट्रिकली इसको सॉल्व करेंगे। सो अंडर रूट 3.2 को जब आपको रिप्रेजेंट करना है, मैं यहाँ पर आपको स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, पर जब भी आपको ज्योमेट्रिकली कुछ सॉल्व करने के लिए आए आप ज़रूर उसमें स्टेप्स लिखिए। स्टेप्स की मार्किंग मिलती हैं और अगर आप नहीं लिखते हैं तो स्टेप्स की मार्किंग कटती भी है। सो अंडर रूट 3.2 को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, राइट। ये लाइन की लेंथ रूट 3.2 होनी चाहिए। तो मान लेते हैं मैंने ए से बी तक की लेंथ ड्रॉ की और ए से बी तक की लेंथ यानी ए बी की लेंथ है 3.2, यानी जिसको हमको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना था उसी डेसिमल पार्ट का लेंथ आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। यूनिट यहाँ मेंशन नहीं है तो आप मीटर लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप डेफिनेटली 3 मीटर का अगर आप लाइन बनाएंगे तो वो किसी पेपर पे आएगा नहीं, तो सेंटीमीटर बेस्ट है। और 3.2 मिलीमीटर की लाइन बनाएंगे तो वो आपको दिखेगा ही नहीं। बट आप भले ही सेंटीमीटर लेकर के उसको ड्रॉ कर रहे हो, बट आप यूनिट मेंशन नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस में। ए से बी तक की लेंथ आपने ड्रॉ की। अब बी से 1 यूनिट, मैंने जिस यूनिट में आपने ड्रॉ किया ए से बी तक, उसी यूनिट में बी से सी तक आप 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे। तो डेफिनेटली ए से सी तक की लेंथ 4.2 होगी, राइट। ओके, सो जब आपके पास इस तरह से एक लाइन ड्रॉ हो जाए तब आप ए से सी, जो कंप्लीट लाइन है आपकी, उसके आगे की पॉइंट को मैं डॉटेड बना दे रहा हूँ, ए से सी तक की जो कंप्लीट लाइन है आपकी 4.2 लेंथ की, आप उसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे। मिड पॉइंट ढूंढने के लिए आपने अपनी जूनियर क्लासेस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के थ्रू दी गई लाइन का मिड पॉइंट ढूंढना सीखा है, जिसके लिए आप एक कंपास लेंगे और दी गई लाइन के हाफ से ज़्यादा, अपने अंदाज से हाफ से ज़्यादा लेकर के ऊपर और नीचे एक कट मार्क लगाएंगे। ए पर पहले रखेंगे कंपास की निडल और फिर सी पे रखेंगे कंपास की निडल, और फिर उतने ही रेडियस का, जितना रेडियस आपने इधर लिया था उतने ही रेडियस का लेकर के ऊपर और नीचे आप वापस कट मार्क लगाएंगे। तो एक आर्क कट होगा ऊपर, लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे। आप इसी को ड्रॉ करते वक्त जो पॉइंट हासिल करेंगे वो एक्चुअली एसी का मिड पॉइंट होगा। मैं रफली कर रहा हूँ तो डेफिनेटली एसी का मिड पॉइंट लग नहीं रहा है, मगर आप भावनाओं को समझिए, हैं। सो ये जो ओ पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है, फाइन। अब एसी को ज्वाइन कर दीजिए, आपका एक सेमी सर्कल बनेगा। अब इसको ज्वाइन करते वक्त याद रखिएगा, आप ओ ए को या ओ सी को, किसी को भी रेडियस लेंगे, सेमी सर्कल बिल्कुल कंफर्टेबली ड्रॉ होगा। ऑफ कोर्स ओ मिड पॉइंट है तो ए ओ और ओ सी की लेंथ बराबर होगी। जब आपके पास ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाए, अब बिल्कुल हम लास्ट स्टेप्स में हैं, जब आपके पास ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाए तो बी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो इस सेमी सर्कल को एक जगह पे कट करेगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप छोटा सा रेडियस लीजिए, एक आर्क बनाइए, एक छोटा सेमी सर्कल बनाइए बी पे कंपास की नीडल को रखकर, और उसके बाद उतनी ही रेडियस से यहाँ पे एक कट मार्क लगाइए, एक और कट मार्क लगाइए जो आप यहाँ पे रखकर या यहाँ पे रखकर, सपोज यहाँ से एक कट मार्क लगाया, फिर नीडल यहाँ रख करके एक और कट मार्क लगाया, ये भी आप कर सकते हो। या इस पॉइंट से यहाँ तक का एक कट मार्क और उतना ही रेडियस लेकर के इस पॉइंट से यहाँ तक का एक कट मार्क, रेडियस उतना ही रखिएगा। फिर इस पॉइंट से ऊपर एक आर्क, इस पॉइंट से ऊपर एक आर्क। अब आप बी से अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक परपेंडिकुलर होगा। मान लेते हैं ये डी पे कट हो रहा है। ओके, सो ये जो आपका बी डी है यही एक्चुअली अंडर रूट 3.2 है, बट ये तो लेंथ है, हमको पॉइंट रिप्रेजेंट करना है। ओके, हमको पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, तो आप बी डी की रेडियस को लेकर, बी डी की लेंथ को लेकर आप एक कट मार्क लगाएं। ये कट मार्क जहां पे भी टच हो रहा है वो पॉइंट है अंडर रूट 3.2, और इस केस में बी आपका ओरिजिन है, यानी बी आपका 0 है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ कितनी है तो बी, मान लेते हैं ये पॉइंट है पी, सो बी पी जो पॉइंट है अभी, डेफिनेटली ब्लड प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, बी पी जो पॉइंट है अभी
ये √3.2 की लेंथ है। ठीक है, सो हमने अपने नोट्स एक्सरसाइज का, नंबर सिस्टम के नोट्स एक्सरसाइज ए के सारे क्वेश्चंस समझे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे परफॉर्म किए। ये आपने वीडियो में भी इन क्वेश्चंस को देखा होगा, वहाँ से नोट कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं आपके इमेजेस भेज दूंगा। इनको सॉल्व करके आप जल्द से जल्द मेरे पास रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार के कोई भी डाउट हो तो भी आप रेज कर सकते हैं। आप डाउट्स व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हैं, और बाकी के लोग जो यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं वो चाहे तो अपने डाउट्स को कमेंट के रूप में इस वीडियो के नीचे डाल सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।